लीजिए क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग। यहाँ पर अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ ए मैटर। अभी तक इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरह से मैटर की स्टेट को टेम्परेचर फ़र्क डालता है, और उसके अंदर मैंने आपको सारा उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पूरा क्लियर किया था। तो जिस तरह से किसी भी मैटर की स्टेट को टेम्परेचर फ़र्क डालता है, उसी तरह से प्रेशर भी चेंज करता है। बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में कोई भी मैटर की स्टेट जो है किस बात पे डिसाइड होती है, किस क्राइटेरिया पे डिसाइड होती है, और वो क्राइटेरिया होता है उसके मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच के डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर मान लीजिए कि ये मैंने एक कंटेनर लिया, 3 कंटेनर लेते हैं ये, तो अगर पहले अलग से लाते हैं, अगर सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल स्पेस, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो लिक्विड्स होते हैं ये सॉलिड है, तो रादर आप करेंगे नो स्पेस या नेग्लिजिबल स्पेस। लिक्विड्स के केस में ये स्पेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिटिल स्पेस बोल सकते हैं, लिटिल बिट स्पेस हैज़ बीन डेवलप्ड या फाइन दिखती है। और जो गैसेस हैं, अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस के पार्टिकल्स में तो स्पेस इतनी ज़्यादा होती है कि इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे स्पेस मिलती है, बहुत स्पेस होती है इसमें। अब ये बात तो डिसाइड हो गई कि यार स्पेस के ऊपर डिसाइड होती है कि गैसेस या लिक्विड्स या सॉलिड स्टेट्स। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से प्रेशर से हम एक्चुअल में विद द हेल्प ऑफ प्रेशर हम करते क्या है। हम एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस को अगर कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो उसकी स्पेस में चेंज आने से उसकी स्टेट में चेंज आ जाएगा। अब जैसे कि ये एक मैंने पिस्टन लिया है। पिस्टन आपने अगर नहीं पता लगा पिस्टन कैसा होता है, तो जो पिचकारियाँ होती हैं ना, जो ट्रेडिशनल पिचकारी होती है इंडिया की, जिसमें हम भरते हैं पानी और यूँ करते हैं, या डॉक्टर की सिरिंज होती है उसमें वो पिस्टन होता है उसके अंदर रखा हुआ। तो अगर हमने इसमें, मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ, ये गैसियस पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी, गैसियस पार्टिकल्स, और इसमें ये हमने लगाया है पिस्टन, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ये गैसियस स्टेज है, फिलहाल तो गैस है, ये गैसेस। अगर हम इस पिस्टन की हेल्प से इस पिस्टन को अगर हम प्रेशर लगाते हैं नीचे की ओर, जब हम इस नीचे की ओर प्रेशर लगाएंगे, नीचे इधर जगह निकलने की जगह है नहीं, जो हमारे पिचकारियों में या डॉक्टर की सिरिंज में तो होती है जगह आगे, है ना, बट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा उस केस में, जब हम इसको प्रेशर लगाएंगे तो ये पार्टिकल्स के बीच की स्पेस चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अभी तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस है, तो फिर क्या होगा, अगर हम इसको हमने नीचे की ओर खिसका दिया तो पहले से अब इनकी स्पेस क्या हो गई, कम हो गई है। तो ये वो स्टेज आ गई है जिस स्टेज पे ये पार्टिकल्स थे। तो गैसेस से क्या बना, यहाँ पर लिक्विड बन गया या लिक्विड के आसपास पहुँच गया, और प्रेशर लगा दिया हमने तो ये सॉलिड भी बन सकता है। बट सॉलिड का कोई हम ज़्यादा इतना हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं आते हैं, बट हाँ गैसेस से हम लिक्विड में तो बहुत चेंज करते हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा। तो इसमें ध्यान रहे प्रेशर के साथ साथ ना हम
प्रेशर के साथ साथ हम टेम्परेचर को भी ध्यान रखते हैं। तो जब हमें गैसेस से लिक्विड में जाना है किसी भी मैटर को लेकर, तो उसमें हमें प्रेशर इंक्रीज़ करना होता है। ऊपर का मतलब है प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर मिलकर मतलब एक जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो एक्चुअल इफ़ेक्ट क्या बोले, वो स्टेट चेंज कर देते हैं उसकी गैसेस टू लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, डेट इज़ ऑक्सीजन या फिर CO2 का सॉलिड का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको देखता हूँ, ये CO2 गैस है। यहाँ पर हमने पिस्टन के अंदर इसको दबाया, प्रेशर बढ़ाया इसका, और साथ साथ इसको ठंडा भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये आपके उसमें सिलेबस में नहीं है कि कैसे ठंडा कर रहे हैं, मेन बात है इसको ठंडा करना होता है। तो प्रेशर हमने बढ़ाना शुरू किया और टेम्परेचर घटाना शुरू किया, तो ये इसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमने कम कर दिया और ये सॉलिड से गैसेस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। फिर हमने इसका प्रेशर जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया और टेम्परेचर को और नीचे ले गए। इससे क्या हुआ, इसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी ना, वो इस तरह की आ गई। तो इससे क्या बना, ये सॉलिड CO2 बन गया, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो जो ड्राई आइस होती है ना, वो कुछ और नहीं होता, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। तो अब इसका मैं उल्टा बताता हूँ आपको। देखो, जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जैसे ही हमने उसको जो है सॉलिड जो ड्राई आइस थी, जब हमने उसको निकाला, तो हमने एक तो उसके ऊपर से प्रेशर हटा दिया, प्रेशर चेंज कर दिया। प्रेशर क्या कर रहे हैं, अब प्रेशर डिक्रीज हो गया क्योंकि अब वो खुले में आ गया। अब यहाँ पर जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 स्टैंडर्ड जो होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया और आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि 20-22 डिग्री टेम्परेचर काफ़ी होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो इससे क्या होगा, जो ड्राई आइस है, वो ड्राई आइस मतलब अगर मैं बोलूँ P का मतलब है प्रेशर और टेम्परेचर का मतलब है T मीन्स टेम्परेचर। तो अगर आपने ड्राई आइस का प्रेशर कम किया और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, CO2 गैस। ये CO2 गैस बननी शुरू हो जाएगी, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस बनती है। और ये सब्लिमेशन के अंदर हमने एग्जांपल भी दिया था कि सब्लिमेशन का एग्जांपल है ड्राई मतलब आइस सॉलिड टू गैस, या गैस टू सॉलिड भी बना सकते हैं। अगर हम इसका प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर कम करना शुरू कर दें, तो ये गैस से सॉलिड भी बन जाता है, जैसे ये इसने किया इस टाइम पे। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है ऑन अ स्टेट ऑफ मैटर मैंने आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना, हम लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ भी करते हैं इन जितनी भी हमारी हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, तो उनके पास तो ये स्पेसिफिकली एक उन्होंने एक प्रॉपर डेवलप किया होता है, प्लांट लगाया होता है। प्लांट का मतलब ये मत समझना कि पेड़ की बात कर रहा हूँ, प्लांट का मतलब प्रॉपर सेटअप तैयार किया होता है कि मशीनरी लगाकर, और वहाँ पर वो ऑक्सीजन को खुद ही डेवलप करते हैं। तो उसमें उनके पास जो होती है वो लिक्विड ऑक्सीजन होती है, और वो लिक्विड ऑक्सीजन बनाते कैसे हैं, वो बनाते हैं थ्रू द जो है क्या कहते हैं एयर में से जो ऑक्सीजन मिलती है उससे बनाते हैं वो। तो वो लेकिन वो प्योर ऑक्सीजन होती है, बस फ़र्क ये होता है उसमें सिर्फ O2 होती है, एयर में से वो O2 को निकालते हैं, क्योंकि एयर के अंदर ना एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, नाइट्रोजन है, उसके अंदर आर्गन है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है। तो जब वो बहुत प्रेशर और टेम्परेचर डेवलप करते हैं, टेम्परेचर बहुत लो कर देते हैं, और टेम्परेचर बहुत लो का मतलब है अराउंड 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में, इतने टेम्परेचर ले जाते हैं उसको, और हाई प्रेशर डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है उसमें बेसिकली क्या है कि इतने टेम्परेचर पर ना
जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की जो एनर्जी होती है ना वो बिल्कुल निकाल ली जाती है, तो उनके अंदर ना बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रह जाती। तो टेम्परेचर का ये फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर से, जो क्योंकि अभी क्या है एयर में जो ऑक्सीजन भी है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। क्यों काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि एयर में टेम्परेचर है अभी, और इस टेम्परेचर के कारण ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। आप कहेंगे सर कहाँ दिख रहा है हमें, तो कोई नहीं दिख रहा। आप कमरे के अंदर एसन स्टिक जला दीजिए, पंखा मत चलाइएगा, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे एक कमरे के एक कोने में आपने चलाई थी वो एसन स्टिक जलाई थी, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखा तो पूरे के पूरे कमरे में वो धुआं फैल गया। क्यों फैल गया? ये फैलने का मतलब क्या? मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट का मतलब क्या है भैया? काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के अंदर। वो एयर के बीच में स्पेस है, नंबर 1। नंबर 2, एयर के पार्टिकल्स के ऊपर सवार होकर वो एसन स्टिक के धुएं के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैल रहे हैं। तो इसका मतलब एयर के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं? ऑक्सीजन के हैं, आर्गन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, ये सब पार्टिकल्स हैं। तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो इतने कम टेम्परेचर पे -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास लेके जब जाते हैं तो इस टेम्परेचर पे जो है ऑक्सीजन के पार्टिकल्स के बीच की जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उनकी मूवमेंट वैसे ही बहुत कम हो जाती है। फिर उसके ऊपर हमने प्रेशर लगा दिया तो वो गैसेस से लिक्विड बन जाते हैं। तो लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है ना वो देखने में ब्लू रंग की होती है। ये इसका रंग जो होता है लिक्विड ऑक्सीजन का वो ब्लू रंग का होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जहाँ पे आपने प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज किया, अगर प्रेशर कम किया और टेम्परेचर बढ़ा दिया, वहीं पर उसकी स्टेट सॉलिड से फिर दोबारा गैसेस में चेंज होनी शुरू होती है, ठीक है। तो ये तो था आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब मैं आपको बताने जाता हूँ, प्लीज़ इसको पॉज ऑन करके नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं इसके बारे में आपको बाकी अब आगे लेके चल रहा हूँ इवेपोरेशन के ऊपर। लीजिए, ये एक दूसरा टॉपिक आ गया है अब, इवेपोरेशन। देखिए, इवेपोरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है हमारे डेली लाइफ में भी, प्रैक्टिकली हम इस फिनोमेना को बहुत अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं हमें। तो पहले तो मैं इवेपोरेशन का मतलब बताता हूँ कि मतलब क्या है। देखिए, पहली बात, इवेपोरेशन और बॉइलिंग ये दो अलग अलग वर्ड ही नहीं है, दो अलग फिनोमेनास हैं। फिनोमेना सुनने की कोशिश करना, मैं बोल रहा हूँ इवेपोरेशन और बॉइलिंग। अगर मैं बॉइलिंग बोलता हूँ तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग एक चीज़ नहीं है, ये दो अलग तरह के घटनाएं हैं, फिनोमेनास हैं जो एक्चुअल में नेचर में होते हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर। तो पहले तो मैं आपको इवेपोरेशन बताता हूँ। इवेपोरेशन जो है ना एक्चुअल में क्या है, जैसे अगर मैं लिक्विड के अंदर वाटर का ही अगर एग्जांपल लेके चलता हूँ तो इवेपोरेशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स दे गॉट एवेपोरेटेड, ठीक है ना, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग ऑफ वाटर के अंदर ना एक्चुअल में इवेपोरेशन होती है, बॉइलिंग ऑफ वाटर में भी इवेपोरेशन होती है, बट बॉइलिंग ऑफ वाटर के अंदर इवेपोरेशन तब शुरू होती है जब सारे के सारे कंटेनर का पानी जो होता है वो उसके मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। जबकि जो इवेपोरेशन का फिनोमेना है ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो जाता है। जैसे आपने अगर मान लीजिए कि रात को खाना खाया और जिस टेबल पे खाना खाया वहाँ पर थोड़ा सा पानी गिर गया और आप भूल गए, मम्मी भूल गई, आप भी भूल गए, साफ़ नहीं किया। तो आप नोटिस करेंगे जब आप सुबह उठेंगे ना तो उस टेबल टॉप के ऊपर आपको हो सकता है वो थोड़ा सा जो पानी गिरा था वो गायब हो गया, है ही नहीं वहाँ पे। तो ये अगर आपसे पूछे भी क्यों, कहाँ गया, तो आप हो सकता है आप ये बोल देंगे भाई सर एवेपोरेट हो गया और क्या है। बट एवेपोरेशन तो मैंने जनरली हमने दिमाग में रखा हुआ है कि यार पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जब इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो जब 100 डिग्री पे आते हैं तो वो उठ जाते हैं, स्टीम बन जाती है उसकी। अब अगर आते हैं वो टेबल टॉप पे, तो वहाँ पे टेबल टॉप पे हमने कौन सी मोमबत्तियाँ लगाई हुई थी,
कि जिससे वो पानी इतना गर्म हो गया कि वो भाई साहब उड़ गया। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि कमरे का टेम्परेचर तो वही 22-23 डिग्री, चल यार गर्मी ज़्यादा है तो 30 डिग्री और का होगा कमरे का टेम्परेचर। 30 डिग्री सेल्सियस कहीं पे भी 100 डिग्री के आसपास नहीं है। तो क्योंकि मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर अगर मैं लेके चलता हूँ, मान लीजिए एट द मोस्ट रूम टेम्परेचर जो 30 डिग्री, वैसे इससे कम ही रहता है, चलो 30 डिग्री चलते हैं। रूम टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस भी हो गया गर्मियों में, तो वहाँ पर पानी इवेपोरेट हो रहा है। अब ये 30 डिग्री सेल्सियस कहीं पर भी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के तो आसपास भी नहीं है, ठीक है ना। कोई कह दे कि चल सर थोड़ा बहुत तो पास ही था 90-95 डिग्री, तो चलो 5 डिग्री का क्या है सर उधर, बट ऐसा तो है ही नहीं। कमरे का टेम्परेचर इसने इतना इससे ज़्यादा गया ही नहीं है। तो एक्चुअल में इसमें ध्यान रखना, एवेपोरेशन इज अ फिनोमेना जो कि अकर्ड एट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर में रूम टेम्परेचर होता है उस पर ही एवेपोरेशन होती है। अच्छा, दूसरी बात इसमें दिमाग में रखना ये पॉइंट्स को जो मैं बता रहा हूँ। एवेपोरेशन जो होता है ना वो एक सरफेस फिनोमेना है। आप कहेंगे सर सरफेस फिनोमेना मतलब समझा नहीं आ रहा। देखो मैंने पहले बताया कि पहला पॉइंट, बल्कि मैंने ये बताया आपको कि ये एट रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, और इसमें मैंने बताया बॉइलिंग जो होती है वो एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब एवेपोरेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने बोला कि जो एवेपोरेशन का जो फिनोमेना है वो एक सरफेस फिनोमेना है। मतलब बताता हूँ उसको। आप क्या कीजिए, जैसे गर्मियाँ आ रखी हैं, अब तो गर्मियाँ आई गई हैं, तो आप एक कप पानी का लीजिए, आप कमरे में, घर के कमरे के ऐसे कोने में उस कप का पानी फैला दीजिए जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है रात को सोने से पहले। तो आपने फैला दिया वो, और उसके बाद आपने वही कप ऑफ वाटर फिर दोबारा से भरा कप में पानी, और वहीं पे ही आपने वो कप भी रख दिया बाजू में ही, और सो गए रात को। सुबह जब उठेंगे तो हो सकता है आपको, जब आप सुबह उठेंगे तो सारा पानी जो आपने फर्श पे फैला रखा था वो एवेपोरेट हो चुका होगा, और जो कप के अंदर जो पानी पड़ा होगा ना वो ऑलमोस्ट उतना ही होगा जितना कप में आप छोड़ के गए थे। ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ही कम हुआ होगा। कारण यहाँ से समझ में आता है। एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करता हूँ। जब आपने कप ऑफ वाटर को लिया और आपने ये फर्श को बना दिया, ये मैंने फर्श को एग्जाम्पल कर रहा हूँ, ठीक है ना, फर्श है ये, ठीक है ना, ये जो है आपका कमरा है तो उसका फर्श है ये। तो फर्श पे आपने ये पानी पूरा फैला दिया, जैसे रायता फैलाते हैं ना, ऐसे फैला दिया। अब आपने वही कप लिया और उस कप को आपने इसी कमरे में यहाँ पे भी रख दिया यूँ करके, ठीक है जी, यहाँ पर। अब यहाँ पर भी पानी है जो आपने उसी कप का पानी था, ये जो फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी पानी है जो कप के अंदर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, जो आपने कप में से पानी स्प्रेड कर दिया था उसका सारा पानी के मॉलिक्यूल्स कमरे की हीट को एक्सपोज हो रहे हैं, एंड दे गेटिंग द हीट। ये हीट ले रहे हैं, पूरे कमरे के अंदर से हीट आ रही है इसके अंदर, ठीक है जी। मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एक नंबर में कोट करता हूँ। मान लीजिए इस एक कप ऑफ वाटर जो था, 1 कप ऑफ वाटर जो आपने लिया था, इसके अंदर 1 लाख मॉलिक्यूल्स थे, 1 लाख, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो 1 लाख मॉलिक्यूल्स कमरे की हीट को ले रहे हैं, जो कमरे के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस की हीट थी, और ऐसे थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आते हैं जहाँ पर कि इतनी एनर्जी लेते हैं कि दे लीव द सरफेस, और वो एक साथ 5-6 हज़ार मॉलिक्यूल्स एकदम से उड़ रहे हैं, जो उड़ गए ऊपर की सरफेस के, सबसे टॉप की सरफेस पे जो होंगे, क्योंकि इसमें सरफेस में लेयर्स बहुत कम है, क्योंकि आपने पूरा पानी एक बहुत बड़े फर्श में बिछा दिया है, तो उसकी लेयर बहुत कम है। तो यानी कि 3-4 लेयर हो सकती है, मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब पानी की ये फर्श है तो 1 2 3, ये मतलब ऐसे नीचे की लेयर, उसके ऊपर ये लेयर मॉलिक्यूल्स की, उसके ऊपर ये वाली लेयर। अब यहाँ से हीट गई, ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं, तो ये हीट गई तो यहाँ पर इन्होंने लिया तो ये वाले मॉलिक्यूल्स एक साथ ही उड़ गए, फिर उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो थे वो एक्सपोज हो गए हीट में,
फिर उन्होंने हीट ली तो दे गेट एक्सपोज, तो दे गेट इवेपोरेटेड। फिर उसके नीचे वाले आ गए, उन्होंने ली तो उनका भी उड़ गया। लेकिन इन केस ऑफ अगर मैं कप की बात करूँ तो कप में जो है ना 1 लाख मॉलिक्यूल उसमें भी, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ 500 मॉलिक्यूल्स या 100 मॉलिक्यूल्स ही ऊपर आ पा रहे हैं जो ऊपर में, और इसमें लेयर्स जो हैं पूरे कप में उन मॉलिक्यूल्स की, अब 1 लाख मॉलिक्यूल्स की लेयर्स कितनी हो जाएंगी। तो अब इतनी लेयर्स में ऊपर के पहले 100 गए, फिर उसके बाद फिर दोबारा से हीट आनी शुरू हुई, फिर 100 पे आई, फिर वो 100 उड़े, ऐसे करते करते टोटल पता लगा 1000 मॉलिक्यूल्स ही उड़ पाए। तो 1 लाख में से 1000 मॉलिक्यूल्स अगर एवेपोरेट हो भी गए तो कप के पानी के वॉल्यूम में कुछ खास ज़्यादा फर्क हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस क्या थी, एक टाइम पे सिर्फ 100 मॉलिक्यूल्स को ही हीट मिल रही थी, और यहाँ पर कितने मिल रही थी, 6-7 हज़ार को एक टाइम पे, और 6-7 हज़ार एक टाइम पे एवेपोरेट हो पा रहे थे। फिर तो उससे क्या हुआ कि ये सारा पानी रात के अंदर एवेपोरेट हो गया, जबकि कप का पानी बहुत कम हो पाया। तो यहाँ से पता लगा कि जो एवेपोरेशन का फिनोमिना है वो सरफेस फिनोमिना है। एक तो वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है एट रूम टेम्परेचर, नंबर 2 ये एक सरफेस फिनोमिना है। जबकि जो बॉइलिंग होता है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर जो होती है, ये एक बल्क फिनोमिना है, इट इज नोन्ड एज बल्क फिनोमिना। अब ये बल्क फिनोमिना क्यों है, मतलब जब तक ना एक कंटेनर के अंदर मान लीजिए 10 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, आपने एक बर्तन लिया, पतीला लिया, उसमें पानी भर दिया 4-5 लीटर, और आपने स्टार्ट किया गर्म करना, तो जब तक उसके अंदर मान लीजिए हाइपोथेटिकल एक मैं आपको नंबर कोट करता हूँ, मान लीजिए उसके अंदर 10 लाख मॉलिक्यूल्स थे पानी के, तो जब तक 10 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अचीव नहीं करते, तब तक उनमें से एक मॉलिक्यूल भी एवेपोरेट नहीं होगा। तो एवेपोरेशन एक तो होती ही 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये एक बल्क फिनोमेना, और बहुत बड़े लेवल पे फिर बल्क का बल्क उठता है उसमें। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो है बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड एवेपोरेशन ऑफ वाटर में। एवेपोरेशन ऑफ वाटर के को अब मैं आपको बताता हूँ और आगे इसके अंदर लेके चलता हूँ। इसको पॉज कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको प्लीज़। ये स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन 101% है, ये आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रा इनको अपने दिमाग में इन फैक्टर्स को अच्छी तरह से बिठा लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन मतलब क्या, इसका मतलब कि एवेपोरेशन की स्पीड को, रेट को बढ़ाना हो या घटाना हो, या बढ़ेगी या घटेगी, इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स हैं। और आपको बताऊं, आपकी नानी, आपकी दादी, या आपकी जो ग्रैंड मदर्स हैं या मदर्स हैं, उनको ये सारे फैक्टर्स पता हैं। वो अलग बात है कि उनके पीछे के टेक्निकल प्रिंसिपल ना पता हो उनको, बट उनको ना एक्चुअल में अप्लाइड, बेसिकली क्या है कि हम सभी के सभी साइंस को यूज़ करते हैं अनजाने में, जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड साइंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके पीछे के प्रिंसिपल्स तो नहीं पता होते, बट हाँ हमें वो उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो पता होती है। तो देखिए, मैं आपको उसको मैं रिलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से वो इस फैक्टर्स को उनको पता है इनडायरेक्टली, और वो उसको यूज़ भी कर रही हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर पे। देखिए, एवेपोरेशन जो है ना टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवेपोरेशन भी बढ़ेगी। मतलब क्या इसका, देखिए एवेपोरेशन पानी के लिए हो रही है, पानी की होती है, जैसे लिक्विड्स में मैं पानी की बोल रहा हूँ। तो होता क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो उसके कारण से जो लिक्विड, अगर मैं पानी का एग्जांपल देता हूँ, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उस सारी हीट को वो लेंगे, और जब वो उसको हीट को लेंगे तो उसमें से वो पानी उड़ेगा। जब पानी उड़ेगा तो उसको एवेपोरेशन बोलेंगे। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है आपको बताऊँ तो नमक, जो सॉल्ट की इंडस्ट्री है, उसमें ये यूज़ होता है एवेपोरेशन का मेथड। उसमें क्या करते हैं कि जो सॉल्ट बनाने के लिए
सबसे पहले वो सी वाटर को एक बहुत बड़ा तालाब, सीमेंट का एक तालाब बनाया होता है रेक्टेंगुलर शेप का, उसके अंदर पानी को भर लेते हैं। पानी को जो भर लिया, वो सी वाटर है, अब सी वाटर में सॉल्ट होता है, तो वो बहुत बड़ा तालाब जो होता है वो एक्सपोज होता है टुवर्ड सन। अब सन की लाइट, जो सन की एनर्जी, वो गर्मियों में हीट बहुत होती है, तो जब वो हीट पड़ती है उस पानी पे, तो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दे गॉट एनर्जी फ्रॉम द सन। तो इस तरह से जो सन की जो लाइट के साथ जो हीट आती है, वो हीट को लेते हैं, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो दे स्टार्ट लीविंग द सरफेस ऑफ द वाटर। आहिस्ता 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 वो पानी उड़ता चले आता है। तो लास्ट में फाइनली जब पूरे के पूरे उस तालाब में से सारा पानी उड़ जाता है, तो नीचे क्या बचता है? सारा सॉल्ट नहीं उड़ पाता, सॉल्ट का वहीं पे पड़ा रहता है। तो वो इस तरह से फिर सॉल्ट को इकट्ठा कर लेते हैं एंड दे उसको फिर वो आगे प्रोसेसिंग के लिए ले जाते हैं। वो उसमें प्रोसेसिंग में क्या करते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगा मैं आपको। तो टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ेगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आपकी मम्मी जो है जब गर्मियाँ होती हैं तो वो कपड़ों को धूप में जब डालती हैं तो सुबह डालती हैं और दोपहर तक आते आते सब कपड़े सूख जाते हैं बड़े आराम से। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से कपड़ों के अंदर का पानी जो होता है उसके अंदर हीट पड़ती है, और हीट के कारण वो पानी के मॉलिक्यूल्स एकदम से इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है और वो निकल जाते हैं, तो कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन अगर सर्दियां हैं, ठंड है बहुत, तो सुबह के डाले में भाई साहब शाम हो जाती है, उसके बाद भी नहीं सूख रहे, फिर वो निकाल कर वहाँ से कमरे के अंदर कहीं पे डालती हैं, स्टैंड के ऊपर टांगती हैं, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो रखा है ठंड में। सर्दी में जब टेम्परेचर नीचे जाता है सर्दियों में, विंटर्स के अंदर, तो उसके कारण से कपड़ों के अंदर की इवेपोरेशन भी होती है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह से टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको सरफेस का तो वैसे बता चुका हूँ। सरफेस का फिर से और बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी। आपकी मम्मी या आपकी नानी या दादी या पापा जब भी वो कपड़ों को सुखाते हैं तो धुले हुए कपड़ों को वो पहले खोलते हैं, खोल कर झाड़ कर फिर वो टांगते हैं। अब चद्दर है, चद्दर पूरी डबल बेड की शीट है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसको वो निचोड़ा और यूँ ही निचोड़ के यूँ ही रख दिया, या जी तौलिया लिया निचोड़ा उसको यूँ ही रख दिया, निचोड़ा हुआ है बस यूँ मोड़ कर। तो वो भैया अगर आपने ऐसे रख दिया तो वो 2 दिन भी नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका सरफेस एरिया कम कर दिया है। तो आपकी मम्मी को इसका प्रिंसिपल तो नहीं पता, बट उनको इतना पता है कि यार कपड़े को खोल के सुखाना है, तो वो कपड़े को खोलेंगी और डाल देंगी चद्दर उसके तार के ऊपर और चिटिंग लगा देंगी और वो भैया सूख जाएगा। वो वरना वो चाहे तो वो यूं भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उनको पता है कि ये यूं करने से अगर डालेंगे तो वो सूखेंगे नहीं, क्योंकि उसके पीछे पूछेंगे उनको ये नहीं पता कि वो हाँ ये सूखते नहीं है, बस ये बता देंगी। पीछे प्रिंसिपल ये था सरफेस एरिया। जब हम कपड़े को फैलाते हैं तो व्हाट वी डू एक्चुअल में वी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दैट क्लोथ। तो उससे ज़्यादा नंबर ऑफ जब उसका काफ़ी बड़ा एरिया एक्सपोज होता है टुवर्ड्स द सनलाइट, तो उसके अंदर मिलने वाला जो उसमें प्रेजेंट पानी होता है वो भी ज़्यादा सनलाइट के टुवर्ड्स एक्सपोज हो जाता है, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसको लाइट एनर्जी को लेते हैं हीट की फॉर्म में साथ में, और वो काइनेटिक एनर्जी आती है और वो लीव द सरफेस। तो ये इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन को सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाती है, सरफेस एरिया घटने से सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगी, और अगर सरफेस एरिया घटेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी घटेगी। गॉट इट? ये बात तो समझ में आ गई सरफेस एरिया को लेकर। तो अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी जो होती है ना, ये बेसिकली क्या है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की एयर में जो अमाउंट होता है ना वो बढ़ जाता है। ये ज़्यादातर बारिशों के मौसम में होता है। जब बारिश होती है ना तो एयर में मॉइस्चर बढ़ जाता है। एयर एंड वाटर अगर मिल जाए तो उसको मॉइस्चर बोलते हैं, एयर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। वैसे नहीं दिख रहा वो, लेकिन ना आपको महसूस होगा, आपको पसीना आ रहा है बट पसीना सूख नहीं रहा। तो वो क्यों नहीं हो रहा वो बताऊंगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है।
तो बेसिकली क्या है कि कपड़े भी अगर आप डालेंगे ना तो कपड़े सूखेंगे नहीं ह्यूमिडिटी के मौसम में, कारण क्योंकि कपड़ों में भी पानी है और जो एयर में अब वो पार्टिकल ने जाना था, लेकिन वो पार्टिकल्स कपड़ों में से निकल कर, अगर मान लीजिए ये कपड़ा है कोई, अब कपड़े में भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, और बाहर भी एक्चुअल में बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये तभी इसमें से निकले ना कि जब इधर जाएं, जब यहाँ पर जगह हो, मतलब ये तो वो वाली जगह, वो वाला एक बोल सकते हैं कि एक बस है और बस के अंदर बिल्कुल तुनी पड़ी है, लोग खड़े होने की भी जगह नहीं, उसके बाद इतने लोग हैं। तो अब अगर उसको दरवाजे खोलेंगे तो उसमें से 2-4 शायद गिरी जाएँ। अब उसके बाहर भी जो है लोग, बस के बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं, तो वो अगर अंदर वाले लोग बाहर तभी आ पाएंगे ना जब बाहर वाले वहाँ पे स्पेस डेवलप करेंगे। बात समझ में? जैसे दरवाजा खोल रहा है, लेकिन वो बाहर वाले गाड़ी बस वाले के भी ऐसा होता भी है कि बस इतनी भीड़ होती है कि जो बाहर वाले थे अंदर जा रहे थे और अंदर वाले कहते हैं भैया हमें बाहर तो नहीं दो। मेट्रो में ऐसा बहुत बड़ी रहता है। तो बेसिकली क्या है, कपड़े के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको निकलना है, बट उनको निकलना है जहाँ पर, वहाँ पर भी पानी बहुत है। भैया आप एक गीले कपड़े के अंदर आप बाल्टी में डाल देंगे तो गीले कपड़े में से पानी तो निकल जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर जा रहा है वो, तो पानी के अंदर तो और उल्टा और गीला हो जाएगा वो। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी एयर के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ जाती है बहुत, इसमें डेंसिटी, तो अमाउंट ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब उसके कारण से क्या होता है, अगर हम गीला कपड़ा डालते हैं तो कपड़े में से पानी को निकलना है और एयर में जाना है, बट एयर में ऑलरेडी बहुत सैचुरेशन पे है पानी, तो वो उसमें से निकल नहीं पा रहा, या निकल रहा था बहुत धीरे धीरे निकल रहा है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसीलिए ना जब बारिशों के मौसम में कपड़े इतने सूखते नहीं हैं, आपकी मम्मी रात को ये अपना स्टैंड पे लगाकर पंखा चला देती हैं, फिर जाकर दूसरे दिन सूख रहे हैं। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, ड्राई डे में, जो ड्राई जैसे मई जून के मंथ आ रहे हैं अब, इनमें अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो एवेपोरेशन बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो ह्यूमिडिटी और एवेपोरेशन में ये रिलेशन है। फिर आगे विंड स्पीड। देखिए विंड स्पीड का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इसका तो आप भी प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। जैसे आप गर्मी में बाहर से आए और स्कूल से ही गर्मी लग रही, बुरा हाल है, तो आपने आते ही फटाफट पंखा ऑन कर लिया, तो पंखा घूमना शुरू, तो उससे घूमने से आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क पड़ता है, आपको अच्छा लगता है। कारण क्योंकि जो आपकी बॉडी के अंदर पसीना आ रहा है, स्वेट आ रहा है, वो स्वेट आपके माथे पे आ रखा है। अब माथे पे जाके टकराती है कौन सी, विंड कौन सी, जो एयर के अंदर जब हम स्पीड ले आए वो विंड हो जाती है। तो पंखे को घुमाया तो उसने एयर के अंदर, एयर तो है ऑलरेडी कमरे में, पंखा घूमने से क्या हुआ, वो विंड बन गई, क्योंकि उसमें करंटिक एनर्जी आ गई। अगर एयर में करंटिक एनर्जी आती है विंड बन जाती है। तो विंड करंटिक एनर्जी वाली एयर जब आपके माथे पे टकराई तो उसने जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको साथ में ले गई वो। तो इस तरह से आपकी बॉडी में से वो पानी हट रहा है और आपको बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, वहाँ पे हवा टच कर रही है वहाँ पे भी जगह पे। तो विंड स्पीड बढ़ने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता है। इसी तरह से कपड़े भी हवा के नीचे, अगर आपकी मम्मी देख रही है भाई सर्दियाँ हैं या ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ रखी है, तो अगर बाहर कपड़े नहीं प्रॉपर सूख पाए तो रात को वो स्टैंड पे लगाकर रात को पंखा ऑन कर देंगी, और सुबह उठ के देखेंगे तो पानी काफ़ी हद तक कपड़े सूख चुके होंगे। क्यों? विंड स्पीड बढ़ा दी थी उन्होंने, क्योंकि विंड स्पीड से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाती है। अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए गर्मियों में जब हम बाहर से भी आते हैं इसीलिए हम पंखा ऑन कर लेते हैं इमीडिएटली, तो उससे विंड स्पीड बढ़ जाती है और विंड स्पीड बढ़ने से रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, ये चारों फैक्टर्स किस तरह से एवेपोरेशन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज या ये करिए कि इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन, इसलिए मैंने बताया अफेक्टिंग, ई का जगह ए लिख लेना, ए भी लिख सकते हैं इसको, अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो ये आप प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।